सभी को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ये इंडिया का है। ठीक है, इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हालांकि ये तो बहुत पहले से शुरू हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से, जिसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको हमारा पहला चैप्टर होगा रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलिए। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उनका मेन अभी जो मोटिव था 1857 के आसपास, उनका मेन मोटिव था एक्सपांसन। ठीक है, एक्सपांसन ऑफ द ब्रिटिश राज, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट हुआ वो क्यों हुआ? 3 क्वेश्चन पूछना है हमको। क्यों हुआ? वाई दिस रिवोल्ट हैपेंड। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज़ द रिवोल्ट क्या है वो तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है वो जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें हमको जानना है कि इसमें जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन थे और कहाँ से थे और कैसे। मान लीजिए जैसे कि हम स्कूल में मॉनिटर कुछ काम करता है, ठीक है, कुछ टीचर्स कुछ काम करते हैं, प्रिंसिपल्स कुछ काम करते हैं। इस तरह से ये जो रिवोल्ट हुआ था उसमें कौन क्या क्या काम कर रहा था, कौन सा प्लेस कौन संभाल रहा था। जैसे कि दिल्ली को जनरल वक्त खान संभाल रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप ये जान के रखिए। तो जब भी मैं लीडर्स के आ जाऊं उसमें तो थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अभी हम पहला चीज़ जो अभी हमने बताया सॉरी, पहला जो मैंने बताया कॉजेस। आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह जैसे बना सकते हैं। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। बार बार वीडियो देखना नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा स्लो लगे तो आप 2x कर लीजिए, पर टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। और बार बार वीडियो देखने का जरूरत, किसी का भी हो, मेरा नहीं, किसी का भी हो, ज़्यादा वीडियो मत देखिए। नोट्स एक बार बन गया तो उसको ही रिवाइज करना है या फिर कोई बुक को रेफर करना है। तो फर्स्ट जो है कॉजेस था, इसमें ज़्यादातर फर्स्ट वाला था इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक। सेकंड था पॉलिटिकल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए इसको एडमिन लिख देता हूँ। ठीक है, एडमिन नहीं लिख देता हूँ, चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद सोशियो रिलीजियस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोशियो रिलीजियस। इससे हिस्ट्री में और एक चैप्टर ऐड हो जाएगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, तो उसका अलग ही फंडा है। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। बस अभी जान के रखिए सोशियो रिलीजियस, ठीक है, कॉजेस। और ये दोनों चैप्टर जो मूवमेंट्स और ये दोनों हालांकि बहुत ही मेल खाते हैं, पर अभी हम रिवोल्ट के हिसाब से जितना जानना होगा उतना जानेंगे। नेक्स्ट है एक सभी से अगर हम बताऊं, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है इमीडिएट कॉजेस। ठीक है, और भी है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है, क्या हुआ था, जैसे अफगान वार में हो गया, सांथाल रिविलियन हो गया, वो सब भी है। तो उसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस और आउटसाइड इवेंट का इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये होता है। तो थोड़ा सा देख लेंगे, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट। ठीक है, मैं जो बुक रिफ़र कर रहा हूँ वो मैं बाद में बता दूंगा कौन सा बुक मैं रिफ़र कर रहा हूँ, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो हूबहू है, बस मैं समझ गया हूँ उसको, इसलिए आपको मैं समझा पा रहा हूँ।
अगर आपको वीडियो भी नहीं देखना है तो डायरेक्ट उस बुक से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कॉजेस हो गया, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इतना तो टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कैसे कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट हम आएंगे इकोनॉमिक में, इसको रेड पेन में लिख लेते हैं, इकोनॉमिक, ठीक है। अभी देखिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से आते थे ऐसे ऐसे आए हैं, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ये जो एरिया है इसको वो लोग इसमें फैक्ट्री वगैरह डालना शुरू किए हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें जो वो लोग करते थे ड्यूटी फ्री टैक्सेस, ये वर्ड ध्यान रखना है। ड्यूटी जो था मतलब ड्यूटी फ्री टैक्सेस मतलब थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ का सामान बाहर से इंडिया में आ रहा है, बाहर से, ठीक है। बाहर से मतलब किसी से भी वो लाएं, ये ब्रिटिशर्स लोग लाएंगे, ये ब्रिटिशर्स लोग ला रहे हैं, बी का मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है। 100 रुपीज़ का जब वो लोग कुछ ला रहे हैं तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, प्राइस ऐड करके बेचेंगे। मान लेते हैं 120 रुपीज़ में बेच रहे हैं, इसमें ये सेलिंग प्राइस है, मैथ का तो थोड़ा पता ही होगा आपको, ठीक है। पर इसमें 20 रुपीज़ क्यों ऐड हुआ, क्यों वो लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से ला रहे हैं और जब वो अंदर आएगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। पर जब कोई चीज़, देखिए थोड़ा सा इसमें एक चीज़ है, थोड़ा सा समझिए, इसको अच्छे से समझिए। बाहर से कुछ भी चीज़ आ रहा है तो वो लोग अपने हिसाब से बेचेंगे उसको, ठीक है। पर जब यहाँ का कोई 100 रुपीज़ का होगा, मान लीजिए एक किसान है, एग्रीकल्चर फील्ड में राइस जो है वो 100 रुपीज़ का वो बेचना चाहता है, पर ये जो फार्मर है, ठीक है, ये जो फार्मर है, ठीक है, ये जो फार्मर है ये अगर टोटल 100 रुपीज़ का ही खर्च किया होगा उसमें, मतलब जो खेती करने में उसका 100 रुपीज़ खर्च हुआ होगा, तो 100 रुपीज़ अगर खर्च हुआ है और वो 100 में ही बेचेगा या फिर 105 में 110 में बेचेगा तो उसको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी समझ लिया, ठीक है, इसको आप होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो अभी जब ये बाहर जाएगा तो ये लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे तुम मुझे 102 रुपीज़ में ही देना है तुमको। ब्रिटिशर्स लोग क्या बोलेंगे, प्राइस को फिक्स कर देंगे, ठीक है। समझ लिए इतना, ठीक है। चलिए अभी हम चैप्टर पे आते हैं। तो ये कैसे, ये एक चीज़, ठीक है, ये एक चीज़ सभी चीज़ में ये डिपेंडेबल होता है कि जो ब्रिटिशर्स का है, इसको ध्यान से देखेंगे। ब्रिटिश का जो इकोनॉमी है, ब्रिटिश और ये इंडिया, जब ब्रिटिश का जो इकोनॉमी है वो जब मतलब ग्रो कर रहा था, हमारा इंडिया का जो मार्केट सिस्टम है वो डाउनफॉल उसका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई और जो पटरी बना रहा, मतलब बाकी सब जो हैं आर्टिसंस वगैरह हैं, उनका क्या हो रहा था, मतलब उनका बिजनेस धीरे 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 डाउन हो रहा था, ठीक है। जैसे अब कपड़े हम बाहर से पहनना स्टार्ट कर दिए, कपड़े बहुत अच्छा, मुझे याद आया कपड़े, ठीक है, क्लॉथ्स, अभी ठीक है, आप लोग क्या धोती पहनेंगे क्या, अभी भी क्या कर रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं ना। तो ब्रिटिशर्स लोग जब उनके कपड़े जो लाए वो सस्ता था, सस्ता क्यों था, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लग रहा था। पर इंडिया में वो लोग क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे उसको, ठीक है, इसके हिसाब से ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा होगा उनको, या फिर इनको और एक चीज़ है कि माइंड सेट, ठीक है, उसको भी पहनना स्टार्ट किए। तो इस तरह से क्लॉथेस का जो मार्केट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, और उसके साथ साथ हमारा जो इंडिया का जो ये जो पार्ट है, मतलब मार्केट का गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये था इकोनॉमिक कॉजेस।
समझ गए इतना? अभी फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो देखिए, तो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया किसको? हमारा इंडिया का जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ट्रेडिशनल इकोनॉमी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैवी टैक्सेशन था। हैवी टैक्सेशन था किस पे? हमारे आर्टिसंस पे, हमारे सेटलमेंट्स पे, हमारे जो रिवेन्यू सेटलमेंट था उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक किसान है, वो 1 एकड़ में मतलब खेती कर रहा है, उसको मान लीजिए 100 मतलब क्या बोलते हैं 100 कुंटल, ठीक है, उसको मतलब राइस हो गया उसमें। तो ये 100 कुंटल में से तो वो तो 1/4, ठीक है, 1/4 या 1/3 वो लोग ले लेंगे। तो इस हिसाब से हैवी टैक्सेशन के हिसाब से वो लोग इसको हाई प्राइस में बेचना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो कैसे वो लोग मैनेज करेंगे, कैसे टैक्स भरेंगे? समझ रहे हैं ना आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो इस हिसाब से हैवी टैक्सेशन की वजह से हम उनका जो सेटलमेंट सिस्टम था उसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी था पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज destroyed द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ? हेवी टैक्सेशन सहना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद आर्टिसंस वगैरह का वो तो बता दिया मैंने, उनका जॉब भी चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गया धीरे धीरे। अभी हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर लिए, क्लॉथेस का, ठीक है। इसके बाद लैंड राइट्स ऑफ जमींदार, लैंड राइट्स ऑफ जमींदार जो है वो क्या हुआ? बंद हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से भी वो भी मतलब इसका एक हिस्सा है। अब बस इतना समझ लीजिए, ज़्यादा स्टोरी में जाने का नहीं है क्योंकि इतना ही समझ रहे हैं, ठीक है। ये था इकोनॉमिक वजह, बस इसको रिलेट करना है एग्रीकल्चर के हिसाब से, ठीक है। बहुत से मतलब टैक्सेशन की वजह से, ठीक है, बाकी लोगों का जो इनकम है वो लो हो गया, ठीक है। तो ये जो रिवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स लोग एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा क्या करेंगे? अभी फोकस करेंगे। तो इसके वजह से उनके ऊपर जैसे मान लीजिए एक नील चाष बोल के आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्यों आया? क्यों फार्मर्स के ऊपर ही क्यों आया? क्योंकि वो लोग और किसी से भी मतलब बाकी सब ऑलरेडी कम हो गया था, तो उनको रिवाइव करने के लिए मैं गेम में चला गया थोड़ा सा, तो उसको क्या करने के लिए रिवोक मतलब फिर से वापस लाने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना पड़ा। और इसके वजह से जो फार्मर्स भी हैं वो भी हैवी टैक्सेशन का शिकार हो गए, ठीक है। इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट है, बस आप समझ लीजिए। अगर आप किसी को चाहिए होगा, एक भी पर्सन को अगर चाहिए नोट्स वगैरह या फिर कुछ भी, तो कमेंट में बस एक ही बात लिख देंगे कि नोट चाहिए भैया, ऐसे, ठीक है। तो मैं नोट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल, उसके कमेंट सेक्शन में वो ले लेगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल का तो सबका पता है, व्हाट इज योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड? 0, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस अफेयर ऑफ इंडियन पब्लिक वर इंटरफियर। जैसे पॉलिटिकल कॉजेस में हमारा बिलीफ सिस्टम था राजा महाराजा का, ठीक है, वो एक फैक्टर हो गया, वो तो छोड़िए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मेनली इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस और लैप्स जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, एक है सब्सिडियरी। तो मेरा एक सवाल है, आप सभी को ढूंढना है कि जो ये सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हु इंट्रोड्यूस्ड? कुछ चीज़ें खुद करना है, ठीक है, तभी याद रहेगा। आप सर्च करेंगे गूगल पे
तो आपको याद होगा। ये बात पूरा मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। और हु इंट्रोड्यूस और व्हिच स्टेट्स, और व्हिच स्टेट्स, और जैसे कि झांसी एक एरिया, मतलब एक पॉलिटिकल पावर था उस वक्त, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं इसके अंदर का शिकार हुए थे, डॉक्ट्रिनल लॉस का कौन कौन शिकार हुए थे, सब्सिडी रिलायंस का कौन कौन हुए थे, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद मुगल रूलर्स जैसे कि हमारे एक राजा थे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। हमारे एक राजा थे, उसको जेल में भेज दिए, ठीक है, बहुत सारे भेजे हैं, पर वो मुगल जो थे उनको शायद रंगून भेज दे ठीक है, रंगून को भेज देते। इससे क्या हुआ, जो हम लोग मुगल को उस वक्त समझ रहे थे कि वो लोग हमारे राजा महाराजा हैं, हालांकि महाराणा प्रताप जैसे राजा तो, पृथ्वीराज चौहान, ये सब भी थे, ठीक है। तो छोड़िए, वो तो आर्गूमेंट्स हो गया। तो जिसकी जो भी है, उस वक्त तो मुगल पावरफुल थे, ठीक है, उतना भी पावरफुल नहीं थे, पर मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो समझ लीजिए कि जो मुगल एक एम्परर था, मतलब उस वक्त मुगल एम्परर का हम लोग भी सपोर्ट 1857 में, उस 1857 हो गया या फिर उससे आगे या बाद में कोई भी हो, मुगल एम्परर मतलब दबदबा था, और ठीक है। तो उनको जब मतलब क्या किया, उनको बेइज्जत किया गया, तो इसके हिसाब से भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल कॉजेस भी बना कि लोग समझ लें कि इसको अगर इज्जत तो हमारा क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा समझा पा रहा हूँ, अगर कहीं पे नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस जगह पे नहीं हो रहा, तो अगले वीडियो में मैं उसको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस ये बहुत आसान है समझना, क्यों, करप्शन। अभी आप जाओ कहीं पे भी करप्शन होगा ही होगा। 100 रुपये दोगा तो 20 रुपये दोगे तो बात बताऊंगा, ठीक है। तो करप्शन जो है वो था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस था, तो लोग पूरा इरिटेड हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। सोशियो रिलीजियस रिलीजियस आप समझ लीजिए, नोट्स तो मिल जाएगा। सोशियो रिलीजियस में क्या होगा, फर्स्ट तो रेशियल एरोगेंस था, रेशियल एरोगेंस। तो सोशियल एरोगेंस क्या है, काले गोरों का भेद, ठीक है। तो वो लोग समझ रहे थे कि उनका जो रेस था, ठीक है, उनका जो रेस था वो सुपीरियर है, ये सबसे बड़ा, मतलब उनका, हम क्या बोलते हैं इनमें, एक बिलीफ सिस्टम था, और क्या, हम ही सुपीरियर हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट है जो क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो लोग आएंगे और बोलेंगे कि मतलब चलो आप लोग क्रिश्चियन बन जाओ, ठीक है, ज़बरदस्ती चेंज करने के लिए बोलेंगे, या फिर इनको प्रोत्साहन, जैसे कि एनकरेज कर रहे थे हिंदुज़म को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हिंदुज़म से क्रिश्चियन मिशनरी ये लोग आते थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है क्रिश्चियन मिशनरीज का। इससे क्या हुआ, जब जब धर्म पे कुछ खतरा आएगा तो लोग भड़केंगे ही भड़केंगे, ये बात तो तय है, ठीक है, और भड़के भी। उसके बाद हालांकि कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम में गलती भी है, जैसे कि विडो रिमेरेज, इसको विडो को क्या, सती प्रथा था ना, सती प्रथा। तो सती सिस्टम में क्या हुआ था, सबको पता हुआ कि अगर तुम्हारा हस्बैंड मर गया तो चलो तुम भी आग में कूद जाओ और मर जाओ, ठीक है, इस तरह से होता था। तो ये सती सिस्टम को एबोलिश किया गया, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, हु एबोलिश्ड सती सिस्टम, हु एबोलिश्ड सती सिस्टम, इसको भी आप कमेंट में बताइएगा, हु एबोलिश्ड सती सिस्टम। तो जो ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, यही सब आता है, ठीक है, यही सब आता है। चलिए ये एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद एक चीज़ के बारे में अगर किसी को ज़्यादा जानना है तो वो लोग पढ़ सकते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट।
रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानना होगा तो पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये था आपका सोशियो रिलीजियस। इसमें बस ध्यान रखना है क्या क्या पॉइंट हम लोग पढ़े, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला तो रेशियल एरोगेंस। सेकेंड, आप मेरे साथ थोड़ा सा बोलिए, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, याद कीजिए, क्रिश्चियन मिशनरी ऐसे। और उसके बाद क्या पढ़े हैं, याद कीजिए थोड़ा सा, विडो रीमैरिज के बारे में। और इससे आ जाएंगे सती सिस्टम, इसमें आ जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऐसे आप लिंक ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा याद आएगा। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, और अगर जानना होगा तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। 3 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आएगा, खास करके विडो रीमैरिज, सती सिस्टम किसने एबॉलिश किया, इसके टाइम पे कौन गवर्नर था, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉजेस, जो आपके चैप्टर का मतलब थीम मतलब जिस्ट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो, ठीक है। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा क्लियर कर लो। चलिए, तो इमीडिएट कॉज हमारे सबसे बहादुर, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब जो गुस्बम बोलते हो आप लोग, वो आ रहा है, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे, ये हैं हमारे असली हीरो, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता इनका नाम तो कृपया आप दुनिया छोड़ दें, ठीक है। चलिए, मैं तो नाम भी नहीं मिटा सकता, पर इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। नाम मिटाना भी अच्छा नहीं लगता, इतने महान थे वो लोग, ठीक है। तो एक था एनफील्ड राइफल, ठीक है। देखिए, एक था एनफील्ड राइफल। तो इसमें क्या था, बारूद बाहर से भरना पड़ता, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है हमारा हिंदुइज़्म और मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम जो थे। हिंदू हमारे लिए काऊ जितना मतलब इम्पोर्टेंस है, गाय को हम माता बोलते हैं, ठीक है, गाय माता, गौ माता बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पवित्र, उससे ये जितना हमारे पवित्र है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ये जो मुस्लिम्स जो ग्रुप हमारे भाई और बहनें हैं, उनके लिए जो पिग वो उतना ही मतलब बहुत ही उनके लिए खराब है, ठीक है, समझ गए इतना। तो ये हमारे लिए जैसे पवित्र है, इसे इनके लिए अपवित्र है। तो जब एनफील्ड मतलब हमारे उस वक्त क्या था, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, आर्मी में सब थे, उनके लड़ने के लिए सब तैयार थे। तो ये जब मतलब आया, एनफील्ड राइफल का आया, तो काओ का जो मांस है और पिग का जो वो उसमें मिक्स है, ऐसे बोला गया, हालांकि वो सच था, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिटी हुआ, इसके एक धर्म को मारोगे तो कोई भी आपको क्या करेगा, साइड में कर देगा। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टार्ट हुआ हमारा 1857 का रिवोल्ट। ये था इमीडिएट कॉजेस, एनफील्ड राइफल, मंगल पांडे। तो मेरा एक सवाल है कि मंगल पांडे जिस मतलब थे जहाँ पे, जो ग्रुप है, उनका नंबर कौन सा था, कैंटोनमेंट नंबर, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ इसमें ऐड होता है, हालांकि बहुत सारे बुक्स में ये 2 कॉजेस ही लिखा गया होता है, पर एक चीज़ और है जो एक बुक में लिखा हुआ था, मैंने देखा है। तो उसमें है कि जो बोन डस्ट है, ठीक है, बोन डस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बोन डस्ट है वो आटा के साथ, दैट इज फ्लोर, जो हम रोटी खाते हैं ना, उसके साथ उन लोगों ने मिला के हमको खिला रहे थे, इस तरह से एक र्यूमर था। तो ये भी एक कॉजेस है, ध्यान रखिएगा। इमीडिएट कॉजेस में एनफील्ड राइफल तो है, उसके साथ बोन डस्ट का भी जिक्र है, ठीक है। तो अगर आप जैसे ऑप्शनल में देता है ए और बी दोनों इस तरह का में फंस जाएंगे, तो देख के थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है आउटसाइड इवेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आउटसाइड इवेंट क्या है, क्यों है, देखिए,
1857 से बहुत पहले जब जब मतलब ये लोग लड़े हैं, हमारे ब्रिटिशर्स, हमारे नहीं, चलो यहाँ गाली दूँ उनको, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सभी वार जीत रहे थे, ठीक है। वो उनको सुपीरियर, मतलब सुपीरियर ही मानने लगे थे हम लोग, ठीक है। पर जैसे कि फर्स्ट अफगान वार ये हुआ था 1838 में, ये ध्यान रखिएगा, से 42, ये ब्रिटिशर्स लोग हार गए थे, ठीक है। पंजाब वार ये लोग हार गए थे। पंजाब वार हुआ था 1845 शायद, हाँ 45 to 49, ठीक है। और उसके बाद क्रिमियन वार्स हुआ था। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो सर्च कर लेंगे थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जानूँ। और उड़ीसा वालों के लिए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो तो एक है संथाल रिविलियन, ठीक है। ये है जो संथाल रिविलियन है, ये हुआ था 1855 में, ठीक है। इससे OSSC सीजीएल में क्वेश्चन आया था मेंस में, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये था आउटसाइड में, मतलब इससे जब वो लोग हार गए, ठीक है, ये लोग जब हार गए तो इनसे बाकी लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन गया कि नहीं, ये भी हारते हैं, ये भी, इनको भी दर्द होता है, मर्द को दर्द नहीं होता होगा, ठीक है, पर ब्रिटिशर्स को होता है, ठीक है। ये था हमारा कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट। इतना हम ख़त्म कर चुके हैं। हाँ, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है, समेटने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, तो जल्दी थोड़ा स्पीडअप करते हैं, जो समझना था आप लोग समझ लिए हैं, ठीक है ऑलरेडी। तो अभी लीडर्स के बारे में बात करें, कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा था या फिर कौन क्या संभाल रहा था। पहले मैं एक तो बता दिया था, दिल्ली, मेन पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। दिल्ली में थे हमारे जनरल वक्त खान, ये ध्यान रखेंगे, वक्त खान। दिल्ली का वक्त अगर सही रहेगा तो भारत का भी वक्त सही रहेगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, वक्त खान। और लखनऊ में कौन, लखनऊ में अगर देखेंगे तो आप नवाबी टाइप का आता है ना, लखनऊ के नवाब, इस तरह से, तो वहाँ पे नवाब के जो बीबी होते हैं वो बेगम हजरत महल, इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट करके, हजरत महल, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कानपुर में कौन है, कानपुर में है हमारे नाना साहिब। अपने अपने ट्रिक्स बना लो यार, ठीक है, इतना भी क्या है। कानपुर में नाना जी हैं, नाना साहब हो गया। लखनऊ में नवाब होते हैं, उनके बीवी बेगम हजरत महल हो गया, ठीक है। दिल्ली का वक्त सही रहेगा तो भारत का वक्त सही रहेगा। उसके बाद इनको कौन भूल सकता है, हमारी सबसे प्यारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो, ठीक है, ये तो सबने सुना ही होगा, रानी लक्ष्मी। तो इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। उसके बाद बरेली की बर्फ़ी आप लोगों ने देखा है, मूवीज़ वगैरह भी देखिए, माइंड को स्ट्रेस पीस कीजिए, ठीक है। खान बहादुर, इतना भी नहीं कि पढ़ाई भूल जाओ, खान बहादुर, ठीक है, बरेली। नेक्स्ट हमारे ये था, कौन सा ख़त्म हुआ हमारा, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, बरेली हो गया। उसके बाद और 3 हैं, जैसे कि बिहार से हूँ बाबा, बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार का कुंवर सिंह। ये और एक जगह इसमें ऐड हो जाता है, आरहा बोल के, कुछ बुक्स में है कुछ बुक्स में नहीं है, ठीक है, आरहा ध्यान रखेंगे। उसके बाद फैज़ाबाद का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, फिर भी आप जान के रखिए। फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्ला और मौलवी साहब ऐसे, ठीक है, मौलवी साहब फीस दे दो हमको, पी लेंगे एपी फीस, मौलवी साहब फीस दे दो।
नेक्स्ट है यूपी, और यूपी के अगर हम बताएंगे तो बागपत में जो है थे वो है हमारे शाह महल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लोग तो प्लान अच्छे किए थे, ठीक है, पर जैसे अगर सच में ये हो जाता तो शायद हम अभी कहीं और होते, तुम कहीं और हम कहीं और होते, है कि नहीं। ये अमेरिका, यूएसए, सॉरी वही है यूएसए जो भी है, ठीक है, ये जो भी हैं ये सब हमारे पीछे होते। क्यों, देख लेंगे थोड़ा सा। फेल हुआ क्यों? पहला तो हमारा कोई भी बेस नहीं था, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो था वो मतलब कुछ ही पार्ट में था, जैसे कि नॉर्थ वाले ही पार्टिसिपेट किए थे। ये हम पढ़ रहे हैं फेल्योर का जो कॉज है, फेल्योर का कॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला तो सिर्फ नॉर्थ वाले ही यहाँ पे आए थे, ठीक है। उस वक्त इंडिया था पर उतना यूनिटी भी नहीं था। उसके बाद रिवोल्ट में जो हैं मतलब किसी का एक रीज़न नहीं था, क्यों, एक रीज़न नहीं था, ठीक है। खेती जो कर रहे हैं फार्मर वो अपने लिए लड़ रहे थे, ज़मींदार अपने लिए लड़ रहे थे, सभी का अपना अपना फंडा था, अपना अपना रीज़न था, और हर एक की लड़ाई अपनी थी, ना कि हमारी। इसके वजह से हम लोग हार गए, ठीक है। सभी क्लासेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल क्लासेस नॉट पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद रिवोल्ट को कुछ लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया, जैसे कि कुछ ज़मींदार हो गए हैं, ठीक है, तालुकदार हो गए हैं, ये सब लोग सपोर्ट नहीं किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्म्स एंड इक्विपमेंट नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं था, ठीक है, नहीं था, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था वो नहीं था हमारे। नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जैसे हम बता रहे यूनिटी नहीं है तो इसको हम एक ना देते हैं, आइडियोलॉजी सेम नहीं था, आइडियोलॉजी इज नॉट सेम फॉर ऑल, ठीक है। और हमारे जो लीडर किसको किए थे, मैं तो चलो मतलब बता देता हूँ आप लोगों को, नहीं वो आप खुद ही करेंगे, ठीक है, इसको खुद ही करेंगे कि हमारे जो लीडर थे वो कौन थे, ठीक है, लीडर किसको चुना गया था, ये सब करेंगे। चलिए, तो इतना था हमारा जो रिवोल्ट का मतलब फेल्योर क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, हिंदू और मुस्लिम में सेपरेशन भी ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा, ये भी देखना है, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहादुर शाह जफर के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे उसको। There was a centripetal tendency of the revolt around the Mughals, so the main force was gone once Delhi was captured. दिल्ली को अगर एक बार कैप्चर कर लेंगे तो वो चला गया, ठीक है। तो इतना तो कंप्लीट कर लिए हम लोग। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, रिवोल्ट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द इम्पैक्ट, ये सब देख लेते हैं। तो पहला तो कंपनी रूल गया, इसके बाद आया क्राउन रूल आया, इसलिए हम लोग फ्रीडम मिला। क्राउन रूल आया, इसके लिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है
पॉलिटिक्स, पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं आप लोग, वो बना, रूल्स वगैरह बने, हमारा संविधान बना, ये सब बना। तो आप रिलेट कर सकते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसके वजह से सभी लोग इसको, सभी सर, टीचर्स वगैरह, हमारे भी टीचर्स थे, वो लोग हमको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर कौन पढ़ता है स्कूल में। ठीक है, बाद में समझे इतना महान है हमारा हिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद देखिए और एक चीज़ भी हुआ कि फ्यूचर में कोई रिवोल्ट ना हो, इसकी वजह से एक मीटिंग भी बिठाया गया था। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें वी.डी. सावरकर का एक होता है, द ग्रेट वी.डी. सावरकर। ठीक है, वो बोले हैं इट इज़ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट, और मैं इनको बोलना चाहूँगा कि ये सही बोले हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछा जाएगा, हु टोल्ड और हु सेड दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे, तो वो कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन का आंसर आप, जो मैं अभी जो मतलब लेक्चर हुआ, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसको तो लिखना ही है आपको आंसर। ठीक है, उसको ढूंढना है, ढूंढ के लिखने से ज़्यादा जल्दी याद होगा। पर अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ऐसे में हर में दूंगा। ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल, हु वाज द गवर्नर जनरल who was the Governor General of India during सिपाही mutiny, सिपाही विद्रोह, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आंसर में कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, और फिर से बता रहा हूँ, जिसको भी नोट चाहिए होगा एक बार बस कमेंट कर लीजिए यस बोल के, मैं अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है वो दे दूँगा, और वो आ जाएगा, उसमें ले लेना है। ठीक है, आराम से। चलिए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी जहाँ से भी जिस टाइम पे देख रहे हूँ, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ज़्यादा टाइम वीडियो में मत फंसिए, अपना जो सेल्फ स्टडी वो कीजिए, आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे, ये मेरा मतलब भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, जय हिंद।